सोचिए, एक देश जल रहा है। हर तरफ सिर्फ अफरा-तफरी और उथल-पुथल का माहौल। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? देखिए, मेक्सिको में हालात ये हैं कि स्कूल कॉलेज सब बंद, एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। हर कोने से बस आगजनी और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। शहर के शहर एक अजीब से सन्नाटे में हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश ही थम गया हो। और इस पूरी तबाही के पीछे सिर्फ एक वजह है, एल मेंचो की मौत। मेक्सिको का सबसे सबसे खतरनाक ड्रग माफिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था ये एल मेंचो? और उससे भी बड़ा सवाल कि किसी सरगना की मौत से तो शांति आनी चाहिए, है ना? फिर ये हिंसा और क्यों भड़क गई है? चलिए, आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उसी शख्स की जिसके चारों तरफ ये पूरा बवंडर खड़ा हुआ है। नाम था नेमेसियो रूबिन ओस सेगुरा सर्वांतेस, लेकिन पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक ही नाम से जानती थी, एल मेंचो। आप अंदाजा लगाइए, एल मेंचो कितना बड़ा खतरा बन चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ उसके सिर पर 135 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। सोचिए, 135 करोड़। इसके बावजूद वो सालों साल कानून की पकड़ से ऐसे बचता रहा जैसे कोई भूत हो। और देखिए, एल मेंचो का करियर किसी आम अपराधी जैसा बिल्कुल नहीं था, और शायद यही बात उसे और भी खतरनाक बनाती थी। अपनी जवानी में वो अमेरिका गया, वहां हेरोइन बेचने की जुर्म में जेल भी गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। वो मेक्सिको वापस आया और एक पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पुलिस वाला। और इसी नौकरी की आड़ में वो मिलेनियो कार्टेल के कांटेक्ट में आया, और फिर 2007 में उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया, कार्टेल डी जलिस्को नुएवा जेनरेशन, शॉर्ट में कहें तो सीजेएनजी। और उसका राज करने का तरीका सिर्फ एक, खौफ। वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को मार डालता था। लोग उससे इतना डरते थे कि इसी डर की बुनियाद पर उसका पूरा साम्राज्य टिका हुआ था। इसी डर ने उसके संगठन को एक साथ जोड़कर रखा था। तो ये तो हुई एल मेंचो की बात। पर चलिए, अब उस शख्स से थोड़ा हटकर उसके बनाए साम्राज्य पर नजर डालते हैं, क्योंकि कार्टेल दे जलिस्को नुएवा जेनरेशन या सीजेएनजी ये कोई मामूली गैंग नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल एक अलग ही चीज थी। अगर सीजेएनजे की असली ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो उनकी मिलिट्री पावर को देखना होगा। उनके पास कोई 2000 से 3000 मिलिट्री ट्रेन लड़ाके हैं। ये लोग सेना वाले हथियार, वैसी ही गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर और अटैक ड्रोन्स तक हैं इनके पास। मतलब ये एक ऐसी ताकत है जो उन्हें किसी भी दूसरे ड्रग कार्टेल से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। और ये सब किस लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, कोकेन, मेथ और फेंटानिल का एक ग्लोबल ड्रग ट्रेड। एक अनुमान के मुताबिक सीजेएनजी का सालाना बिजनेस 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। 1 लाख करोड़ रुपए। ये कोई गैंग नहीं, ये एक बहुत बड़ी और ताकतवर मशीन है। और देखिए, सीजेएनजी का स्टाइल अलग था। वो रिश्वत देकर काम चलाने में कम और सीधी हिंसा में ज्यादा यकीन रखते थे। 2015 की बात है, जब एल मेंचो को पकड़ने की कोशिश हुई तो उसके गैंग ने क्या किया? उन्होंने मेक्सिकन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर ही मार गिराया। फिर 2020 में मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ को मारने की कोशिश की। और ये मत सोचिए कि इनका काम सिर्फ मेक्सिको में था। इनका नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर सीजेएनजी जैसा कार्टेल इतना पावरफुल बन कैसे गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। 1920s के दशक में अमेरिका में जब शराब पर बैन लगा तो एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा हो गया। और इसका फायदा किसने उठाया? मैक्सिकन सप्लायर्स ने। फिर कहानी आगे बढ़ी 1940s में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका को मॉर्फिन की जरूरत पड़ी, तो उसने चुपचाप मेक्सिको में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया। 1980s के दशक तक तो पाब्लो एस्कोबार जैसे कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड्स का दबदबा था। लेकिन 1990s के दशक में जब वो खत्म हुए तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, एक खाली जगह बन गई। और बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। पहले क्या होता था, मैक्सिकन गैंग्स कोलंबियाई कार्टेल के लिए बस एक कुरियर का काम करते थे, मतलब ड्रग्स को अमेरिका पहुंचाने का। लेकिन 1995 के बाद जैसे ही कोलंबियाई कार्टेल खत्म हुए, मैक्सिकन गैंग्स ने वो खाली जगह झपट ली
और इस बार उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर ही कब्जा कर लिया। तो ये तो थी हिस्ट्री। अब वापस आते हैं आज पर और उस बड़े सवाल पर कि आखिर इतने सालों तक कानून से भागने वाला एल मेंचो पकड़ा कैसे गया। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था। मेक्सिकन आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब एक साथ थे और उन्हें सपोर्ट कर रही थी अमेरिका की एजेंसियां। उन्होंने ताल्पा शहर में एल मेंचो के ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हुई। इसी मुठभेड़ में एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया। उसे पकड़ा तो गया, मेक्सिको सिटी भी ले जाया गया, लेकिन 22 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया। तो किंगपिन मारा गया, कहानी खत्म। इसके बाद तो शांति होनी चाहिए थी, सही कहा ना? पर हुआ इसका ठीक उल्टा। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर क्यों एक ड्रग लॉर्ड की मौत के बाद हिंसा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये कार्टेल सिर्फ कुछ गुंडों का गैंग नहीं है। नहीं, ये एक पैरेलल सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब सरकार के साथ साथ चलने वाली एक और सरकार, जिसके अपने नियम है, अपना कानून है, और सबसे बड़ी बात, लीडर के बाद कौन आएगा इसकी भी पूरी प्लानिंग होती है। उनका पूरा सिस्टम किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता। तो इस वक्त मेक्सिको की सड़कों पर जो हिंसा हो रही है ना, वो बेवजह नहीं है। वो असल में कार्टेल का सरकार को एक मैसेज है, एक धमकी। और मैसेज ये है, तुमने हमारे लीडर को मार दिया, ठीक है, लेकिन आप पीछे हट जाओ, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये उनका तरीका है सरकार पर अपना कंट्रोल बनाए रखने का। तो फिर अब आगे क्या होगा? सीधी सी बात है, ड्रग्स का कारोबार तो चलता रहेगा। लीडर की जगह लेने के लिए नए लोग लाइन में पहले से ही खड़े हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब सीजेएनजी के अंदर ही पावर के लिए लड़ाई शुरू हो जाए, या ये कार्टेल कई छोटे छोटे गुटों में टूट जाए। लेकिन एक बात साफ है, ये जो अराजकता है, ये दिखाती है कि कार्टेल की ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एल मेंचो की मौत ने ये तो साबित कर दिया कि ये लड़ाई बहुत बहुत लंबी है, और अगर एक किंगपिन को मारना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, तो फिर असली जवाब है